धागा प्रेम का। आज सलोनी विदा हो गई। एयरपोर्ट से लौटकर रंभा दी ड्राइंग रूम में ही सोफे पर निडाल सी लेट गईं। 1 महीने की भागम भाग के बाद आज घर बिल्कुल सूना सूना सा लग रहा था। बेटी की विदाई से निकल रहे आंसुओं के सैलाब को रोकने में रंभा दी की बंद पलकें नाकाम थीं। मन था कि आंसुओं से भीग कर नर्म हुई उन यादों को कुरेदे जा रहा था जिन्हें 25 साल पहले दफनाकर रंभा दी ने अपने सुखद वर्तमान का महल खड़ा किया था। मुंगेर के सबसे प्रतिष्ठित धनवान मधुसूदन परिवार को भला कौन नहीं जानता था। घर के प्रमुख मधुसूदन शहर के ख्याति प्राप्त वकील थे। वृद्धावस्था में भी उनके यहाँ मुकदलों का तांता लगा रहता था। वे अब तक खानदानी इज्जत को सहेजे हुए थे, लेकिन उन्हीं के इकलौते रंभा के पिता शंभूनाथ कुल की मर्यादा के साथ साथ धन दौलत को भी दारू में उड़ा रहे थे। उन्हें संभालने की तमाम कोशिशें नाकाम हो चुकी थीं। पिता ने किसी तरह वकालत की डिग्री भी दिलवा दी थी ताकि अपने साथ बैठाकर कुछ सिखा सकें, लेकिन दिन रात नशे में धुत लड़खड़ाती आवाज़ वाले वकील को कौन पूछता। बहू भी समझदार नहीं थी। पति या बच्चों को संभालने के बजाय दिन रात अपने को कोसती, कलह करती। ऐसे वातावरण में बच्चों को क्या संस्कार मिलेंगे या उनका क्या भविष्य होगा, यह दादाजी समझ रहे थे। पोते की तो नहीं, क्योंकि वह लड़का था। दादाजी को चिंता अपनी रूप बसी चंचल पोती रंभा की थी। उसे वे गैर जिम्मेदार माता पिता के भरोसे नहीं छोड़ना चाहते थे। इसी कारण मैट्रिक की परीक्षा देते ही मात्र 18 साल की उम्र में रंभा की शादी करवा दी थी। आशुतोष जी का पटना में फर्नीचर का एक बहुत बड़ा शोरूम था। अपने परिवार में वे अकेले लड़के थे। उनकी दोनों बहनों की शादी हो चुकी थी। माँ का देहांत जब ये सब छोटे ही थे तभी हो गया था। बच्चों की परवरिश उनकी बाल विधवा चाची ने की थी। शादी के बाद रंभा भी पटना आ गई। रिजल्ट निकलने के बाद उनका आगे की पढ़ाई के लिए दाखिला पटना में ही हो गया। आशुतोष जी और रंभा में उम्र के साथ साथ स्वभाव में भी काफ़ी अंतर था। जहाँ रंभा चंचल, बातूनी और मौज मस्ती करने वाली थी, वहीं आशुतोष जी शांत और गंभीर स्वभाव के थे। वे पूरा दिन दुकान पर ही रहते, फिर भी रंभा दी को कोई शिकायत नहीं थी। नया बड़ा शहर, कॉलेज का खुला माहौल, नई नई सहेलियाँ, नई उमंगें, नई तरंगें। रंभा दी आज़ाद पक्षी की तरह मौज मस्ती में डूबी रहती। कोई रोकने टोकने वाला था नहीं। उन दिनों चाची सास आई हुई थी। एक रात करीब 9 बजे रंभा फिल्म देखकर लौटी। आशुतोष जी रात 11 बजे के बाद ही घर लौटते थे, लेकिन उस दिन समय पर रंभा दी के घर नहीं पहुंचने पर चाची ने घबराकर उन्हें बुला लिया। वे बाहर बरामदे में ही चाची के साथ बैठे मिले। कहाँ से आ रही हो? उनकी आवाज़ में गुस्सा साफ झलक रहा था। क्लास थोड़ी देर से खत्म हुई, रंभा दी ने जवाब दिया। मैं 5 बजे कॉलेज गया था। कॉलेज तो बंद था। अपने एक झूठ को छुपाने के लिए रंभा दी ने दूसरी कहानी गढ़ी। लौटते वक्त सीमा दीदी के यहाँ चली गई थी। सीमा दी आशुतोष जी के दोस्त की पत्नी थी, जो रंभा दी के कॉलेज में ही पढ़ती थी। आशुतोष जी गुस्से में हाथ पकड़ा हुआ गिलास रंभा की तरफ जोर से फेंक कर चिल्लाए, कुछ तो शर्म करो। सीमा और अरुण अभी अभी यहाँ से गए हैं। घर में पूरा दिन चाची अकेली रहती हैं। कॉलेज जाने तक तो ठीक है, उसके बाद गुलछर्रे उड़ाती रहती हो, अपने घर के संस्कार दिखा रही हो। आशुतोष जी आपे से बाहर हो गए थे। उनका गुस्सा वाजिब भी था। शादी को 1 साल हो गया था। उन्होंने रंभा दी को किसी बात के लिए कभी नहीं टोका, लेकिन आज माँ तुल्य चाची के सामने उन्हें रंभा दी की आदतों के कारण शर्मिंदा होना पड़ा था। रंभा दी का गुस्सा भी 7वें आसमान पर था। एक तो नादान उम्र, उस पर दूसरे के सामने हुई बेइज्जती के कारण वे रात भर सुलगती रहीं। सुबह बिना किसी को बताए मायके आ गई। घर में किसी ने कुछ पूछा भी नहीं। देखने समझने समझाने वाले दादाजी तो पोती की विदाई के 6 महीने बाद ही दुनिया से विदा हो गए थे।
आशुतोष जी ने जरूर फ़ोन करके उनके पहुंचने का समाचार जान लिया, फिर कभी फ़ोन नहीं किया। 3-4 दिनों के बाद रंभा दी ने माँ से उस घटना का जिक्र किया, लेकिन माँ उन्हें समझाने के बजाय और उकसाने लगी। क्या समझाते हैं, हाथ उठा दिया, केस ठोक देंगे, तब पता चलेगा। शायद अपने दुखद दाम्पत्य के कारण बेटी के प्रति भी वे क्रूर हो गई थीं। उनकी ममता जोड़ने के बजाय तोड़ने का काम कर रही थी। रंभा दी अपनी विगत जिंदगी की कहानी अक्सर टुकड़ों टुकड़ों में बताती रहती। मुझे आज भी जब अपनी नादानियाँ याद आती हैं तो अपने से ज़्यादा माँ पर क्रोध आता है। मेरे 5 अनमोल साल माँ के कारण मुझसे छिन गए, लेकिन शायद मेरा कुछ भला ही होना था और वे फिर यादों में खो जाती। इंटर की परीक्षा करीब थी। वे अपनी पढ़ाई का नुकसान नहीं चाहती थीं, इसलिए परीक्षा देने पटना में एक दूर के मामा के यहाँ गईं। वहाँ मामा के दानव जैसे 2 बेटे अपनी तीखी निगाहों से अक्सर उनका पीछा करते रहते। उनकी नज़रें उनके शरीर का ऐसे मुआयना करती कि लगता वे वस्त्र विहीन हो गई हैं। एक रात अपनी कमर के पास किसी का स्पर्श पाकर वे घबरा कर बैठ गईं। एक छाया को उन्होंने दौड़ते हुए बाहर जाते देखा। उस दिन के बाद से वे दरवाज़ा बंद करके सोतीं। किसी तरह परीक्षा देकर वे वापस आ गईं। माँ की अव्यवहारिक सलाह पर एक बार फिर वे अपनी मौसी की लड़की के यहाँ दिल्ली गईं। उन्होंने सोचा था कि फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करके बुटीक वगैरह खोल लेंगी, लेकिन वहाँ जाने पर बहन को अपने 2 छोटे छोटे बच्चों के लिए मुफ्त की आया मिल गई। वे अक्सर उन्हें रंभा दी के भरोसे छोड़कर पार्टियों में व्यस्त रहती। बच्चों के साथ रंभा को अच्छा तो लगता था, लेकिन यहाँ आने का उनका एक मकसद था। एक दिन रंभा ने मौसी की लड़की के पति से पूछा, सुशांत जी, थोड़ा कोर्स वगैरह का पता करवाइए, ऐसे कब तक बैठी रहूँगी। बहन उस वक्त घर में नहीं थी। बहनोई मुस्कुराते हुए बोले, अरे आराम से रहिए ना, यहाँ किस चीज़ की कमी है। क्या किसी चीज़ की कमी हो तो हमसे कहिएगा, हम पूरी कर देंगे। उनकी बातों के जिलजिले एहसास से रंभा को घिन आने लगी कि उनके यहाँ पत्नी की बड़ी बहन को बहुत आदर की नज़रों से देखते हैं। उनके लिए ऐसी सोच। फिर रंभा दी दृढ़ निश्चय करके वापस मायके आ गईं। मायके की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। पिताजी का लीवर खराब हो गया था। उनके इलाज के लिए भी पैसे नहीं थे। रंभा के बारे में सोचने की किसी को फुर्सत ही कहाँ थी। रंभा ने अपने सारे गहने बेचकर पैसे बैंक में जमा करवाए और फिर बीए में दाखिला ले लिया। एमए करने के बाद रंभा की उसी कॉलेज में नौकरी लग गई। 5 साल का समय बीत चुका था। पिताजी का देहांत हो गया था। भाई भी पिता के रास्ते पर चल रहा था। घर तक बिकने की नौबत आ गई थी। आमदनी का एकमात्र जरिया रंभा ही थी। अब भाई की नज़र रंभा की ससुराल की संपत्ति पर थी। वह रंभा पर दबाव डाल रहा था कि तलाक ले लो, अच्छी खासी रकम मिल जाएगी। लेकिन अब तक की ज़िंदगी से रंभा ने जान लिया था कि तलाक के बाद उसे पैसे भले ही मिल जाएं, लेकिन वह इज्जत, वह सम्मान, वह आधार नहीं मिल पाएगा जिस पर सिर टिकाकर वे आगे की ज़िंदगी बिता सकें। आशुतोष जी के बारे में भी पता चलता रहता। वे अपना सारा ध्यान अपने व्यवसाय को बढ़ाने में लगाए हुए थे। उनकी ज़िंदगी में रंभा की जगह किसी ने नहीं भरी थी। भाई के तलाक के लिए बढ़ते दबाव से तंग आकर एक दिन बहुत हिम्मत करके रंभा ने उन्हें फ़ोन मिलाया। हेलो, हेलो कौन? आशुतोष जी की आवाज़ सुनकर रंभा की सांसों की गति बढ़ गई, लेकिन आवाज़ गुम हो गई। हेलो, हेलो, उन्होंने फिर पूछा, कौन? रंभा, हाँ, कैसे हैं? उनकी दबी सी आवाज़ निकली। 5 साल 8 महीने 25 दिन 20 घंटों के बाद आज कैसे याद किया? उनकी बातें रंभा के कानों में अमृत के समान घुलती जा रही थी। आप क्या चाहते हैं? रंभा ने प्रश्न किया। तुम क्या चाहती हो? उन्होंने प्रति प्रश्न किया। मैं तलाक नहीं चाहती।
तो लौट आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। और सचमुच दूसरे दिन बिना किसी को बताए जैसे रम्मा अपने घर लौट गई। फिर साहिल पैदा हुआ और फिर सलोनी। रम्मा दी मुंगेर के जिस कॉलेज में इकोनॉमिक्स की विभागाध्यक्ष और सह प्राचार्य थीं, उसी कॉलेज में हिंदी की प्राध्यापिका थीं। उम्र और स्वभाव में अंतर के बावजूद हम दोनों की दोस्ती मशहूर थी। रम्मा दी को पूरा कॉलेज हिटलर के नाम से जानता था। आभूषण और श्रृंगार विहीन कठोर चेहरा, बिछे हुए होठ, बड़ी बड़ी आंखों को ढकता बड़ा सा चश्मा, बेहद रोवीला व्यक्तित्व था। जैसा व्यक्तित्व था वैसी ही आवाज़, बिना माइक के भी जब बोलती तो परस्पर के दूसरे सिरे तक साफ सुनाई देता। लेकिन रम्मा दी की सारी कठोरता कक्षा में पढ़ाते वक्त बाल सुलभ कोमलता में बदल जाती। अर्थशास्त्र जैसे जटिल विषय को भी वे अपने पढ़ाने की अद्भुत कला से सरल बना देती। कला सकाय की लड़कियों में शायद इसी कारण इकोनॉमिक्स लेने की होड़ लगी रहती थी। हर साल इसे विषय की टॉपर हमारे कॉलेज को ही छात्रा होती थी। मैं तब भी रम्मा दी के विगत जीवन की तुलना वर्तमान से करती तो हैरान हो जाती थी कि कितना प्यारा तालमेल है उनके परिवार में। अगर रम्मा दी किसी काम के लिए बस नज़र उठाकर आशुतोष जी की तरफ देखती तो वे उनकी बात समझकर जब तक नज़र घुमाते साहिल उसे करने को दौड़ता, तब तक तो सलोनी उस काम को कर चुकी होती। दोनों बच्चे रूप रंग में माँ पर गए थे। सलोनी थोड़ी सांवली थी, लेकिन तीखे नैन नक्श और छरहरी काया के कारण बहुत आकर्षक लगती थी। वह एमए एमएससी की परीक्षा दे चुकी थी। साहिल एमबीए करके बेंगलोर में एक अच्छी फर्म में मैनेजर के पद पर नियुक्त था। उसने एक सिंधी लड़की को पसंद किया था। माता पिता की मंजूरी उसे मिल चुकी थी, मगर वह सलोनी की शादी के बाद अपनी शादी करना चाहता था। लेकिन सलोनी शादी के नाम से ही बिदक जाती थी। शायद अपनी माँ के शुरुआती वैवाहिक जीवन के कारण उसका शादी से मन उचट गया था। फिर भी एक दिन रम्मा दी ने ही समझाया, बेटी, शादी में कोई शर्त नहीं होती। शादी एक ऐसा पवित्र बंधन है जिसमें तुम जितना बंधोगी उतना मुक्त होती जाओगी, जितना झुकोगी उतना ऊपर उठती जाओगी। शुरू में हम दोनों अपने अपने अहंकार के कारण अड़े रहे तो खुशियाँ हमसे दूर रहीं। फिर जहाँ एक झुका दूसरे ने उसे थाम के उठा लिया, सिर माथे पर बैठा लिया। बस शादी की सफलता की यही कुंजी है। जहाँ अहम की दीवार गिरी, प्रेम का सौता फूट पड़ता है। धीरे धीरे सलोनी आश्वस्त हुई और आज 7 फेरे लेने जा रही थी। सुबह से रम्मा दी का 4-5 बार फ़ोन आ चुका था। सुबह देखना, सलोनी तो पार्लर जाने को बिल्कुल तैयार नहीं है। अरे शादी है, कोई वाद विवाद प्रतियोगिता नहीं कि सलवार कमीज पहनी और स्टेज पर चढ़ गई। तू ही जरा जल्दी आकर उसका हल्का मेकअप कर दे। 5 बज गए थे। साहिल गेट के पास खड़ा होकर सजावट वाले को कुछ निर्देश दे रहा था। जब से शादी तय हुई थी वह एक जिम्मेदार व्यक्ति की तरह घर बार दोनों के सारे काम संभाल रहा था। मुझे देखकर वह हंसता हुआ बोला, शुक्र है मौसी, आप आ गई। माँ अंदर बेचैन हुई जा रही है। मैं हंसते हुए घर में दाखिल हुई। पूरा घर मेहमानों से भरा था। किसी रस्म की तैयारी चल रही थी। मुझे देखते ही रम्मा दी तुरंत मेरे पास आ गई। मैं ठगी सी उन्हें निहार रही थी। पीली बंदेज की साड़ी, पूरे हाथों में लाल चूड़ियाँ, पैरों में आलता, कानों में झुमके, गले में लटकी चैन और मांग में सिंदूर। मैं तो उन्हें पहचान ही नहीं पाई। रम्मा दी, कहीं समधी तुम्हारे साथ ही फेरे लेने की जिद न कर बैठे, मैंने छेड़ा। आज तो जी पीली धोती में मंडप में बैठे कुछ कर रहे थे। यह सुनकर ठठाक कर हंस पड़े। फिर रम्मा दी की तरफ प्यार से देखते हुए कहा, आज कहीं बेटी और बीवी दोनों को विदा न करना पड़ जाए। रम्मा दीदी शर्म से लाल हो गई। मुझे खींचते हुए सलोनी के कमरे में ले गई। शाम को जब सलोनी सज धज कर तैयार हुई तो माँ बाप भाई सब उसे निहार कर निहाल हो गए। रम्मा दी ने उसे सीने से लगा लिया। मैंने सलोनी को चेताया, खबरदार जो एक भी आंसू टपकाया वरना मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। सलोनी धीमे से हंस दी, लेकिन आंखों ने मोती बिखेर ही दिए। रम्मा दी ने हौले से उसे अपने आंचल में समेट लिया।
स्टेज पर पूरे परिवार का ग्रुप फोटो लिया जा रहा था। रम्मादी के परिवार की 4 मनकों की माला में आज दामाद के रूप में एक और मनका जुड़ गया था। उन लोगों को देखकर मुझे एक बार रम्मादी की कही बात याद आ गई। कॉलेज के सालाना जलसे में समाज में बढ़ रही तलाक की घटनाओं पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा था कि प्रेम का धागा मत तोड़ो, अगर टूटे तो फिर से जोड़ो। आज उन्हें और उनके परिवार को देखकर यह बात सिद्ध हो रही थी। रम्मादी के प्रेम का धागा एक बार टूटने के बावजूद फिर जुड़ा और इतनी दृढ़ता से जुड़ा कि गांठ की बात तो दूर, उसकी कोई निशानी विशेष नहीं है। उनके सच्चे निष्कपट प्यार की ऊष्मा में इतनी ऊर्जा थी जिसने सभी गांठों को पिघलाकर धागे को और चिकना और सुदृढ़ कर दिया। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसी ही एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।